नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर दुनिया के सबसे अनोखे और सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया। आखिर इसकी खासियत क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के उमराहा में आज स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहीं। बता दें कि स्वरवेद महामंदिर दुनिया का अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बदली है। इसमें एक साथ 20,000 लोग योगाभ्यास कर सकते हैं। गुरु परंपरा को समर्पित इस महामंदिर को योग साधकों की साधना के लिए तैयार किया गया है। मंदिर आज से आम साधकों व श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम में आने वाले राम भक्तों के लिए यहां पर ठहरने से लेकर चाय पानी और भोजन समेत मेडिकल की पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है। इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। देखिए, इन स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेकपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहां पर भी किंग का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी, पुराना फैजाबाद, लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूं, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। तो वहीं चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज वाराणसी की जिला अदालत में एएसआई ने सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर दी। रिपोर्ट को सफेद रंग के सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश करने की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक 21 दिसंबर को याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी के साथ एएसआई की रिपोर्ट कॉपी दी जाएगी। तो वही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में दाखिल सील रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट में सील रिपोर्ट नहीं दाखिल की जानी चाहिए थी। रखा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमीशन नियुक्त किया है, उस ऑर्डर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इस समय सुप्रीम कोर्ट में विंटर वेकेशन चल रही है और इसीलिए इस मामले को 9 जनवरी के बाद सुना जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी को लगा दी है और अगर 11 जनवरी तक जो पूर्व का आदेश है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 14 दिसंबर का, अगर उस पर कोई रोक नहीं लगती है तो 11 जनवरी को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होंगे और मोडेलिटीज तय होंगी। उसी दिन ये डिसाइड होगा कि वीडियोग्राफी कैसे। जी बिल्कुल, आज मोडेलिटीज आज तय होनी थी और हमने कोर्ट के सामने बात रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है,
पर एक क्या कहते हैं जुडिशियल प्रोप्राइटरी की बात होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है तो उसके लिए वेट किया जाए, और इसी बात को देखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को लगा दी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन दोनों आदेशों पे जो ट्रांसफर का ऑर्डर था और जो 14 दिसंबर का ऑर्डर था, अगर उसमें कोई स्टे नहीं लगता है तो फिर 11 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट उस मामले में आगे प्रोसीड करेगी। यस, Allahabad High Court has passed the order thereby deferring the appointment of Advocate Commissioner till 11th of January. The judicial proprietary demands, and it was argued by the Shahi Idgah Masjid that they have challenged the order of 14th of December before the Honorable Supreme Court by way of an SLP, and therefore the matter is coming up for consideration before the Honorable Supreme Court on 9th of January, and therefore this matter may be deferred after 9th of January. After hearing both the parties, the Honorable Allahabad High Court has fixed the matter on 11th of January for consideration of appointment of modalities and appointment. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सर्वे के लिए एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट के आदेश के तहत अब मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर सर्वे होना है। कोर्ट कमिश्नर के स्वरूप में कौन कौन वकील होंगे, सर्वे कब से शुरू होगा, कितने दिनों का होगा, तमाम मुद्दों पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस पर फैसला सुरक्षित रखा। कृष्ण जन्मभूमि मामले में जहां आज सुनवाई है, 2 SLP का हवाला आज दिया गया है कोर्ट में, और आज क्या कोर्ट ने कहा, किस तरह से सुनवाई हुई है? देखिए, उनका कहना है आज इसलिए कोर्ट कमीशन गठित होना था, लेकिन उन्होंने जाने के लिंगर ऑन करने के लिए एप्लीकेशन मूव की यहाँ पर, और शाही ईदगाह पक्ष ने और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, और उन लोगों का कहना यह है कि पहले हमारी 2 SLP सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनका निस्तारण हो जाए, तब तक के लिए इसको रोक दिया जाए। हमने कहा कि इनकी जो SLP हैं उन पर कोई स्टे नहीं है, स्टे नहीं है तो ऑपरेशन रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है, लिहाजा ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं, सर्वे को रोकना चाहते हैं। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है, और ऑर्डर अब क्या आएगा अभी न्यायालय ने उसको बताया नहीं। जब ऑर्डर जी, एक और चीज जानना चाहूंगा कि जो आज आप बता रहे हैं कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मगर ये जो आज टीम गठित होनी थी, इस पर क्या हुआ? आज हो अभी टीम गठित नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये पहले ये एप्लीकेशन डिसाइड होगी। माननीय न्यायालय का जैसा आदेश है कि ये एप्लीकेशन डिसाइड होगी, इस एप्लीकेशन के डिसाइड होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई शुरू होगी। यानी सर्वे के लिए जो टीम गठित होनी थी आज वो टल गई कहीं? मुझे लग रहा है कि वो टल गई है, अभी अब एप्लीकेशन के निस्तारण में लग गई है, और उसका डिस्पोजल के बाद ही कुछ आगे बढ़ पाएगा। तो क्या लगता है इस पे कब अगली तारीख? देखिए, अभी माननीय न्यायालय आदेश करेंगे, अभी पता चल जाएगा, ऑर्डर भी आएगा और डेट भी आ जाएगी। अभी डेट प्रतीक चिन्ह मिटाने के भी आप लोग ने तर्क रखे? हाँ, हमने रखे थे कि प्रतीक चिन्हों को मिटाया जा रहा है, वहाँ पर जिस तरह से ओम है, कमल है, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन सब का भी हमने हवाला दिया, लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि पहले इसका डिस्पोजल होगा, देन आगे फिर होगा। तो हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अधिवक्ता। इनका कहना है कि प्रतीक चिन्ह मिटाने के भी ऐसे वहां पर कार्य हो सकते हैं, और कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष ने 2 SLP का हवाला दिया है, ऐसे में 9 तारीख और 16 तारीख को जो SLP उस पर डिसाइड होगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। कहीं ना कहीं आज जो टीम गठित होनी थी वो टल गई है, और ऐसे में अब जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो देखना होगा कि क्या आता है, और ऐसे में अब कोर्ट के निर्णय का इंतजार हो रहा है। फिलहाल आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है, और दोनों SLP का जहां मुस्लिम पक्ष ने हवाला दिया है, और आज पूरी अब इस पे देखना होगा कोर्ट का क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ साथ इसको लेकर खास बातचीत क्या, आपको दिखाते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक बैठक की गई। हमारे साथ धर्मपाल जी हैं, मंत्री हैं। सर, बैठक की गई, क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि आप डेटा नहीं है आप लोगों के पास। मंसूरी समाज के अध्यक्ष, उन्होंने भी दावा किया कि अल्पसंख्यक आयोग में जितने काम हुए उसका कोई डेटा नहीं है आपके पास। तो क्या मतलब ये जो आयोग है इसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, और समाजवादी पार्टी भी लगातार कहती है कि भाजपा में जो मुसलमानों की वजह से सरकार में शोषण होता है। देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट मानती है। भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और सभी, मैं ये कहना चाहूंगा, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है, और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर ये सारी सुविधाएं देने के लिए काम किया गया। पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी सर, उन्होंने कहा है
सर 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 की हमारे सर साधना जग्गी जी हैं। सर एक सवाल और है इसमें, अकबरपुर है लखनऊ में, वहां पर 2200 करीब मकान तोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उसमें पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इस तरीके का कोई नहीं है, मैं आपको गलत सूचना हमारे अंडर में है। तो देखिए ये धर्मपाल जी हैं, इनका कहना है कि अधिकार दिवस पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बात की जा रही थी और उनके अधिकारों की बात की जा रही थी, मदरसों को आधुनिकीकरण के लिए उनकी बात की जा रही थी। फिलहाल जवाब देने से कई मामलों में उन्होंने दूरी भी बना कर रखी। देखना होगा कि जिस तरह से आयोजन किए जा रहे हैं कि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास मुस्लिम वोट बैंक कितना पहुंचता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से हमारे साथ मंत्री दानिश आजाद जी हैं। कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य साफ और स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी मोदी और योगी सरकार चला रही है, धरातल तक आज उसका साफ असर भी दिख रहा है। अल्पसंख्यक समाज को विश्वास है हमारी डबल इंजन की सरकार पे और हम पूरी ईमानदारी से तमाम सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के धरातल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अनीस मंसूरी अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमान डरा हुआ है, चाहे कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट हो, चाहे अकबरपुर का मामला हो, जहां मकान तोड़े जा रहे हैं। सभी हमारे जितने पसमानदा समाज के वर्ग के लोग, जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सभी अपने समाज के लिए चिंतित हैं, विकास के लिए बात करते हैं। सब कोई संवाद करें, मैं मुझ तक आए, अपनी जो भी समस्याएं हैं पसमानदा समाज की मुझ तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पे हम उसको दूर करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग में कहा जा रहा है जो मामले जाते हैं, जुडिशियल पावर है, इसके बावजूद वहां मुसलमानों की सुनवाई नहीं होती। नहीं, निश्चित तौर पे होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्पसंख्यक समाज लगातार जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई, अल्पसंख्यक समाज के भाई जो शिकायतें पहुंचाते हैं उसको निस्तारित करने के लिए काम कर रहे हैं और धरातल पे आज देखिए कि सही मायनों में, सही दिशा में विकास की तरफ हम समाज को आगे ले जा रहे हैं। मदरसों की जांच हो रही है, रजिस्ट्रार ने कहा है कि अभी जांच रोक देनी चाहिए, शिक्षा पे असर पड़ रहा है, एग्जाम होने वाले। कोई जांच नहीं हो रही है मदरसों की। धन्यवाद। मदरसों की जांच नहीं हो रही है, दानिश आजाद अंसारी का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, रजिस्ट्रार हैं जो जावेद इफ्तिखार, उन्होंने कहा था कि इस समय एग्जाम चल रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह की जो जांच है वो रोक देनी चाहिए ताकि बच्चे सही से एग्जाम दे सकें। फिलहाल ये एक बड़ा सवाल था, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल जांच कोई नहीं चल रही है। वहीं अकबरपुर में जिस तरह से मकान गिराए जा रहे हैं उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे कि वहां पर जो कार्रवाई है वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादा है इसलिए की जा रही है, लेकिन इस पर भी अभी स्पष्ट जवाब भाजपा के नेताओं की तरफ से फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि जिस तरह से इस मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है, कई नेता वहां पहुंच रहे हैं, आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। एक तरफ विश्व अल्पसंख्यक दिवस आयोजन किया गया, कार्यक्रम हुए, तो वहीं दूसरी ओर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार मुस्लिम और खासकर पसमानदा मुस्लिम समाज का शोषण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग बना तो है, लेकिन अल्पसंख्यक आयोग में किसी तरह की लोगों की सुनवाई नहीं होती। वो जुडिशली पावर होता है, वहाँ पर लोग न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ फाइलों का अंबार लगा हुआ है। अब तक कोई डेटा नहीं है कि हमने कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे पास फरियाद लेकर के गए और कितने मसले हमने सॉल्व किए, कोई डेटा उनके पास नहीं है। और फर्जी बोल दे कि हम सब लोग हमारे पास आते हैं, हम रोज उसका खंडन करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि लोग बच्चन होकर के मेरे पास आते हैं। तो वहीं मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ने राज्य मंत्री कपिल देव से खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की भारत संकल्प यात्रा चल रही है और ये यात्रा लगातार, चाहे वो देहात क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सरकार की योजनाओं को लेकर भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जो मुजफ्फरनगर के हर ब्लॉक में चल रही है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ माननीय कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री कौशल विकास, मौजूद है, जिन्होंने आज चरथावल क्षेत्र के अंदर भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। बात करते हैं क्या संकल्प यात्रा है। सर पहले तो स्वागत है जी, धन्यवाद। और किस तरह की आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो लगातार 1 महीने से देश भर के लगभग प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर पहुंच रही है। उन्हीं में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 राज्यों के अंदर इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़,
ऐसे मिला के सभी उन 5 प्रदेशों में जहाँ पे चुनाव थे और चुनाव के कारण से यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी, उन प्रदेशों के अंदर यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा पहले चल रही है, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जा रही है, प्रत्येक ब्लॉक में जाकर योजनाएं बता रही हैं। आज श्री अक्षय पंडित जी हमारे जो चरथाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके क्षेत्र में जो अपरगढ़ गाँव है वहाँ पर यात्रा थी, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। महिलाएं, किसान, लाभार्थी, छात्र छात्राएं, ऐसे मिला के भारी संख्या में लोग थे। और सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया कि जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं जनता की चल रही, जनता के लिए चल रही हैं, उनमें से जनता के चेहरे पर मुस्कान है। भारत लगातार विकसित हो रहा है, गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच रही है, लोगों को पक्के मकान, आवास, शौचालय, गैस के कनेक्शन, हर घर नल से जल और 24 घंटे बिजली, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। तो वो तो संकल्प के साथ यात्रा बढ़ रही है कि भारत 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित हो, विकसित भारत बने। इस सबके लिए शपथ दिलवाई गई। हम सब लोग का प्रयास है कि देश लगातार प्रगति करे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। सर कोई अपील करना चाहते हैं? अभी लगातार आज नमो ऐप के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हुआ, उसका शुभारंभ और प्रशिक्षण आज यहाँ पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सबको सोशल मीडिया के साथ जुड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की योजना है वो घर घर तक पहुँचनी। मैं कार्यकर्ताओं से, आम समाज से ये निवेदन करा हुआ, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जो अभी गरीबों तक नहीं पहुँच पा रही। ऐसे बहुत गरीब लोग अभी हैं जो ना टेलीविजन देखते हैं, ना मोबाइल पढ़ते देखते हैं, ना समाचार पत्र पढ़ते हैं, अभी बहुत गरीब हैं। तो जो युवा हैं, जो समाज में देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, उनके घर जाएँ, योजनाओं को समझाएं, योजना लाभ उन तक पहुँचाएं, ताकि प्रत्येक गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए। सर एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे। ठंड शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना आखिरी में है, लेकिन अभी तक नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई भी व्यवस्था, और जो बेसहारा गरीब लाचार लोग होते हैं सड़कों पर सोते हैं, ना तो शेल्टर हाउस की, कहीं अलग की कोई व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए कहा अभी लकड़ियाँ खरीदी गई हैं और मुझे लगता है कि उसका हुई चालू हो चुकी है। उसकी आगे समीक्षा आपने मुझे बताया, मैं आगे समीक्षा थे हमारे साथ राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल भारत संकल्प यात्रा पर विशेष चर्चा की है, और आगे भी लगातार जनता टीवी पर हम मंत्री कपिल देव अग्रवाल को आपसे दिलवा रहे हैं। पवन अग्रवाल, जनता टीवी। रेलवे ने एक और वंदे भारत ट्रेन की आज से शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जहां वंदे भारत का प्रयागराज में भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं वाराणसी से नई दिल्ली के बीच प्रयागराज से कानपुर के सफर में हमारे संवाददाता SM आमिर ने वंदे भारत का रियलिटी चेक किया। देखिए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से और काशी से जहां वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, और ये दिल्ली के लिए ट्रेन शुरुआत हुई, और पहली ट्रेन है जो प्रयागराज को अब फिर से दिल्ली तक ले जाएगी, और बहुत ही कम समय में, जो जिस कम समय के लिए आदमी प्लेन का सफर तय करता था, मगर अब रेलवे ने मौका दिया है कि वो आदमी ट्रेन से भी कम समय में सफर कर सकता है और देश की राजधानी पहुंच सकता है। इसका स्टॉपेज बनारस, प्रयागराज, कानपुर होते हुए सीधा ये दिल्ली जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को भी ट्रेन में मौका दिया गया कि इस ट्रेन का अनुभव कर सके और इसमें ट्रैवल्स कर सके। यहाँ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना उत्साहित हैं बच्चे टीचर्स कॉलेज में, और पूरी तरह से यहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कोरस में ट्रैवल्स में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ उनकी टीचर्स भी हम बात करेंगे। आज बच्चों को मौका मिला है, और बहुत ही बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। क्या कहिएगा सर? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने इतना नेक काम किया है, हमारे बच्चों को इस ट्रिप में आने का, एंजॉय करने का, और बहुत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ। हम यहाँ पे लेके आए अपने बच्चों को, हमें भी बहुत गौरव और हर्ष का मौका मिला, और हमें बहुत ही मजा आ रहा है। हमारे बच्चे आप देख सकते हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चे भी हम उनसे बात करेंगे। इस हाईटेक ट्रेन में आज सफर करने का मौका मिला है, पहली बार चल रही है, और हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाई और मौका भी मिला है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया इस ट्रेन में जाने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो तीर्थों के राजा प्रयागराज कहलाते हैं, और प्रयागराज से ये बच्चे आज ट्रैवल कर रहे हैं, और हम आपको आगे भी लेके चलेंगे, दिखाएंगे। देखिए ये ट्रेन का डोर
सिस्टम भी ऑटोमेटिक है और इसको हम प्रेस करते हैं ऑटोमेटिकली ये ओपन होता है और हम अगले कोच में ट्रैवल्स करते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें कई क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, चेयर कार है और इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं और पेंट्री कार भी बड़ी हाईटेक तरीके से इसमें बनाई गई है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पेंट्री कार है, यहाँ से ही फूड सप्लाई और सारे ट्रैवल्स करने वाले लोगों को सारी चीज़ों की डिफ्रीजर है, वाटर कूलर है, बहुत सारी चीज़ें। और आप देख सकते हैं यहाँ जो भी इक्विपमेंट है इनके सारी चीज़ें हाईटेक है इस सबसे बड़ी बात ट्रेन में। और आपको बता दें जिस तरह से मेट्रो और अन्य ट्रेनों में फैसिलिटीज़ होती थी उस तरह से ये हाईटेक ट्रेन है। अगर बात करी जाए तो फॉरेन कंट्री में जिस तरह से बुलेट ट्रेन होती है उसके तर्ज पर ये वंदे भारत है। और वंदे भारत में जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर LCD लगी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इकोनॉमिक क्लास की जो चेयर होंगी उसको किसी तरह भी मूव कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी सुरक्षा के भी इंतजाम आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको लेके चलेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर कि जो हाईटेक फैसिलिटीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ कि हाईटेक फैसिलिटीज़ में यहाँ पर CCTV से पूरी ये ट्रेन लैस की गई है और यहाँ हर डब्बे पे हर डोर पर CCTV लगाए हैं। यहाँ जो पेंट्री कार में तैनात है कर्मी रेलवे के वो पूरी तरह से मास्क और फुल्ली प्रिकॉशन लिए हैं। आपको दिखा रहे हैं ट्रेन पे यहाँ सीट पे नंबर लिखे हैं और ट्रेन के हर कोच में LED लगाई गई है और यहाँ पर सुरक्षा के इमरजेंसी हैमर है, इमरजेंसी विंडोज़ है और भी लोग हैं। हम उनसे यहाँ पे बात करेंगे, ट्रैवल्स कर रहे हैं। कैसा अनुभव है, आप लोग यहाँ पे ट्रैवल्स कर रहे हैं वंदे भारत में, आज कैसा अनुभव है? आज प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाई है, बहुत अच्छा अनुभव है और वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी। तो हर मिनट हमारी शुभकामनाएं उनको रहती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर आप भी यहाँ ट्रैवल्स कर रहे हैं, आज किस तरह से लग रहा है वंदे भारत, किस तरह से फैसिलिटीज़ है, सारी चीज़ें? आज का जो ये नई ट्रेन लॉन्च हुई है हम लोग ने पहले भी सफ़र किया है और इसकी पहली वाली ट्रेन में इतना कंफर्ट नहीं है जो आपकी ट्रेन्स में है। तो हमें ये दिख रहा है आने वाले टाइम में रेवोल्यूशन आने वाला है और हमारी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर। कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? हम लोग इलाहाबाद से ट्रैवल कर रहे हैं और आई एम ए मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड ऑल्सो और बेसिकली कानपुर तक जाएंगे जस्ट टू हैव अ फील एंड वापस आ जाएंगे। तो तीर्थ नगरी प्रयागराज से लोग सफ़र कर रहे हैं और एक उनका अलग ही अनुभव है। और ट्रेन में जो इस बार खास है, जो पहले से बेहतर किया गया है ट्रेन को और हाईटेक किया गया है, सबसे बड़ी बात है कि हम इस ट्रेन में आपको आगे और भी दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आगे हम आपको लेके चलते हैं। तो हम आगे कोच में आए हैं और हम आपको बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ CIT हैं। शकील जी, अब आप ये बताइए इस ट्रेन में इस बार क्या खास फैसिलिटीज़ है? फैसिलिटीज़ ये सब नए उपकरण लगे हुए हैं और पैसेंजर को ज़्यादा सुविधाएं हैं। आपको हर स्टेशन की आने वाले को किलोमीटर से दिखाएंगे कितनी देर बाद कौन सा स्टेशन आता है और मेट्रो के तर्ज पर पूरी ट्रेन को हाईटेक किया गया, हाईटेक कर दिया बिल्कुल। शकील जी, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स कहीं नहीं दिख रहा है। चार्जिंग पॉइंट जो है आपके चेयर के नीचे है। अच्छा, हम आपको दिखाते, देखिए शकील जी ने बताया यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल किया गया, हर चेयर के पास चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिससे कि यात्री अपनी सुविधा अनुसार हर मोबाइल चेक कर सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता था एक पॉइंट होता था और लोग परेशान होते थे, आपस में भिड़ते थे। सबसे बड़ी बात है कि ये बताइए पूरा इसको मेट्रो के तर्ज पर ये जो बनाया गया है, क्या स्टेशन बताएगा और कितनी व्यवस्थाएं लग रही इसमें और क्या हाईटेक है? पहले से तो और बेटर बनाया है इसको और इसको स्पीड भी और बढ़ाने की अभी बात चल रही है। जो अभी तक पुरानी वाली चल रही है उससे भी ज़्यादा फास्ट चलाने की तर्ज है इसका। तो हमारे साथ CIT थे शकील, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहले चलती थी और किस तरह से हाईटेक है। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए रेलवे के ड्राइवर और अन्य लोगों से इमरजेंसी पर आप यहां से बटन प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद डायरेक्ट आप ड्राइवर और यहां के जो भी TT होंगे या जो भी ऑपरेटर गाड़ी में हैं उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे, समस्या कर अपनी समाधान ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने ये मुहिम चलाई है, कहीं ना कहीं ये हाईटेक तो है ही है और जहां काशी नगरी और तीर्थ नगरी के लोगों को बड़ा तोहफा भी है प्रधानमंत्री का। और जो व्यवस्थाएं देखने को लगी ये यहाँ मिली है उससे पैसेंजर और यात्री भी काफ़ी खुश हैं। अब ये तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका पैसेंजर किस तरह से लुत्फ उठा सकेंगे और कितनी आरामदायक यात्रा कर सकेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।